उदय शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब हम करेंगे बेटा MGPE 11 का पार्ट 4। ठीक है, इससे पहले 3 पार्ट हम कर चुके हैं। ठीक है, मानव सुरक्षा की बात करी जा रही है इसमें गांधी जी के हिसाब से, गांधी जी की अवधारणा के हिसाब से। हमें अब क्या पढ़ना है इसमें, व्हाट इज़ वायलेंस। वायलेंस क्या है, हिंसा क्या है, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार और इसे कैसे हम रोका जा सकता है, क्या कारण है कि हिंसा हो जाती है, मेन रीजंस बताने हिंसा के बारे में आपको। देखो, मानव सुरक्षा में हिंसा को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मानव जो सुरक्षा है उसके अंदर सबसे बड़ा जो खतरा आता है ना, जो सबसे बड़ा अड़चन आती है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो हिंसा ही है कि हिंसा उत्पन्न हो जाती है। हिंसा अलग अलग प्रकार की होती है ये सबके। तो हिंसा को हम कैसे रोक सकते हैं, हिंसा को अगर रोक दिया जाए तो क्या होगा, मानव जो है सुरक्षित हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को पढ़ा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हिंसा की परिभाषा, हिंसा की डेफिनेशन। इसमें क्या है, किसी व्यक्ति समूह को स्वयं जानबूझकर शारीरिक या मानसिक चोट पहुंचाने के लिए बल या शक्ति का प्रयोग करना ही हिंसा कहलाती है। मानसिक रूप से भी और फिजिकली बॉडी के ऊपर भी। अगर तुम किसी को चोट पहुंचा रहे हो ना सोच समझ कर, तो वो हिंसा है। अगर मान लो गलती से कुछ हो गया तो वो इतना हिंसा नहीं कहलाएगी। भाई गलती से मान लो गाड़ी तुम्हें चलानी नहीं आती, स्कूटी तुमने गलती से ना गाड़ी स्पीड में भगा दी, तुम्हें आती नहीं थी, तुम्हारा कोई इंटेंशन नहीं था सामने वाले को चोट पहुंचाने का, लेकिन तुम्हारी स्कूटी से उसको चोट लग गई, तो देखो ये तो अनइंटेंशन है ना, तुमने जानबूझ के नहीं किया, तो वो हिंसा में नहीं आएगा, वो गलती से हो गया, वो एक्सीडेंट कहलाएगा। लेकिन तुमने जानबूझ के सोच समझ के अगर कुछ किया है, सामने वाले को शारीरिक या मानसिक हिंसा भी पहुंचाइए, तो वो हिंसा कहलाएगी। मानसिक हिंसा कैसे बचाएगी, उसकी इंसल्ट कर दी, उसकी बहुत बेइज्जती कर दी, उसे गाली बक दी, गलत शब्द कह के अपमानित करके उसको क्या है, मानसिक चोट पहुंचाई गई है। ठीक है, विश्व में स्वास्थ्य संगठन WHO ने अनुसार हिंसा केवल शारीरिक चोट तक सीमित नहीं है, इसमें शक्ति का दुरुपयोग से होने वाला हर प्रकार का नुकसान शामिल है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ शारीरिक चोट को ही माना जाएगा कि ये हिंसा है, मानसिक चोट को भी माना जाएगा। प्लस अपनी पावर का दुरुपयोग करके तुमने सामने वाले को कोई भी नुकसान किया है ना, कुछ भी किया तुमने उसके खिलाफ, तो वो हिंसा ही कहलाएगी। ठीक है, ये बेसिक इसकी डेफिनेशन है, इसे लिख लीजिए। अब इसके क्या पढ़ने हैं, प्रकार। एक बार ये पढ़ लेते हैं। हिंसा केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होती। ऐसा नहीं है कि 2 इंसान आपस में एक दूसरे को मार रहे कूट रहे हैं तो वो हिंसा कहलाएगी, ऐसा नहीं है। यह सामाजिक संरचनाओं में देखी गई है, संस्थाओं में देखी गई है, नीतियों में देखी गई है के माध्यम से भी होती है, जिसमें संरचनात्मक हिंसा कहा जाता है। जानबूझ के जो बनाई जाए, संरचनात्मक हिंसा। ठीक है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, इसको यहीं छोड़ दो। इसके 4 प्रकार देख लो। पहला प्रकार क्या है, शारीरिक, फिजिकली, मारना पीटना, शारीरिक चोट पहुंचाना, सबसे दृश्यम रूप से, मतलब जो आंख से दिख सके, खून निकाल दिया, मारा पीटा, शरीर के ऊपर कुछ भी हुआ हो, ठीक है, दिखे जो हमें। मानसिक क्या होता है, दिखता नहीं है ना, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, उसे कितना बुरा फील हो रहा है, उसे कितना भारी फील हो रही है, हमें आंख से दिखता नहीं है। गाली गलौज करना, धमकाना, मानसिक प्रताड़ना अक्सर अदृश्य पर गहरा प्रभाव होता है। मतलब ये कि कोई अंदर से मन से दुखी बैठा हो, तुमने उसकी इंसल्ट कर दी, उसको बहुत दुखी हुआ है, वो बंदा आत्महत्या तक जा सकता है, उसको तुम्हारा मुंह से बोला गया शब्द उसकी जान तक ले सकता है। तुमने उसे उंगली भी नहीं लगाई लेकिन बोला तुमने इतना गलत है कि बंदा जान भी दे सकता है। तो इस तरीके का क्या होता है, मनोवैज्ञानिक, जो दिखता नहीं है, अदृश्य होता है। और दृश्य कौन सा होता है, शारीरिक वाला। इसके दोनों पॉइंट लिख लो। यौन हिंसा, देखो भाई यौन हिंसा सबसे गलत चीज़ है। किसी की सहमति के बिना यौन उत्पीड़न करना और दुर्व्यवहार करना, उसको गलत तरीके से टच कर दिया, ठीक है, उसकी बॉडी के साथ गलत किया, उसके साथ रेप कर दिया, मैरिटल रेप कर दिया, ये सब चीज़ें बहुत गलत है। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता कि ये यौन हिंसा में आ रहा है। फिजिकली किसी के साथ गलत किया गया है शारीरिक रूप से। ठीक है, संरचनात्मक हिंसा, संरचनात्मक क्या, लोगों ने फालतू में बना रखी है। इसका मतलब क्या होता है कि जाति से रिलेटेड, जातियाँ लोगों ने बनाई है ना। संरचनात्मक हिंसा वर्ग, जनता के द्वारा बनाया गया। छुआछूत की भावना क्या है, लोगों ने बनाई है छुआछूत की बात। गरीबी अमीरी का जो डिफरेंस आ रहा है, संरचनात्मकता है कि ऐसा स्ट्रक्चर बन गया कि कुछ लोग बहुत गरीब है, फिर वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ हिंसा हो रही है। संस्थाओं द्वारा किया गया भेदभाव, अगर कोई संस्था ही भेदभाव कर रही है, कोई सरकार है, कोई पार्टी है, पॉलिटिकल बड़ी पार्टी है, उसका काम है सबको इक्वली ट्रीट करना, लेकिन नहीं, वो सबको इक्वल ट्रीट नहीं कर रही, तो उस ये क्या कहलाएगी, संस्थागत संरचनात्मक हिंसा। ठीक है बेटा, संस्थाओं द्वारा जो किया जाए, संरचनात्मक हिंसा। 4 ही इसके प्रकार है, ये चारों लिख लीजिए। इसका क्या है, रूट कॉज ऑफ वायलेंस। अब क्या है कि कारण क्या निकल के आ रहा है, हमने ये तो पढ़ लिया कि टाइप्स कितने, इसके 4 टाइप हैं, ये इसके प्रकार है। अब कारण क्या है, क्यों हो रही है हिंसा आखिर, तो ये पढ़ना है हमें कि ये जो जनता है एक साथ रह रही है, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन एकदम से लड़ने क्यों लग जाते हैं, क्या हो जाता है। हिंसा कभी एक कारण से नहीं होती, यह हमेशा कई कारणों के जटिलता का
परिणाम होता है। इस कारणों से समझना रोकथाम को पहली पीढ़ी होती है। मतलब ये कि अगर हम हिंसा रोकना चाह रहे हैं ना, तो हमें इसके ना रूट कॉज समझनी पड़ेगी कि इसके कारणों को समझ लो कि भाई इस कारण से वो हो रही है। उसको अगर आपने रोक लिया ना, उसे समझ लिया, तो उसको रोका जा सकता है हिंसा को। हिंसा का मेन कारण देखो कहाँ दिक्कत आ रही है। तो हिंसा का जो मेन कारण देखा जाए ना, वो आर्थिक कारण है। देखो बेटा, एक अमीर देश है बहुत और दूसरा गरीब देश है, दोनों में से कहाँ ज़्यादा हिंसा देखी जाएगी? खुद बताओ। गरीब देश के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ गरीबी है, लोग असंतोष में बैठे हुए हैं, लोग खुश नहीं हैं, उनके पास पैसा नहीं है, अच्छा रोजगार नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, परेशानी होंगे। वो परेशानी में क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ने लग जाते हैं। ठीक है, आर्थिक कारण, गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण, संसाधनों की कमी के कारण आपस में ही लोग लड़ते हैं। अपराध बढ़ता है, लोगों के पास काम नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास, वो कैसे पैसे कमाएंगे? फिर वो क्या करते हैं, चोरी चकारी डकैती पे आते हैं कि हम बैंक लूट लेंगे, हमारा पैसा नहीं तो क्या होगा, बैंक में पैसा रखा, जनता का, अमीर लोगों का, हम उसे लूट लेंगे। हिंसा को और धकेलता है। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब हिंसा को और ज़्यादा बढ़ाती है। जब बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो तो निराशा हिंसा के रूप ले लेती है। जनता अगर निराश या परेशान, दुखी है, वो हर हाल में लड़ाई करने ही उतरेगी। क्योंकि देखो, अमीर जनता तो वो घूमने जाएगी, खुशहाली से घूमेगी, बड़े बड़े कैफ़ेज़ में घूमेगी, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, शादियों में जा रहे हैं, खुशी से घूम रहे हैं, वो है ना, अलग अलग दुनिया को घूमेंगे, दुनिया एक्सप्लोर करेंगे, उनके पास पैसा है। लेकिन जो लोग गरीब बैठे हुए, हताश बैठे हुए, उनको काम नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास, तो वो क्या करेंगे, लड़ाई झगड़े पे आएंगे। वो आपस में लड़ेंगे एक दूसरे से, अपने आप से नहीं लड़ेंगे तो पड़ोसी से लड़ेंगे, पड़ोस वाले नहीं, दूसरी जात वाले से लड़ेंगे, लड़ाई ज़रूर होगी। गरीब जनता जहाँ बैठी है वहाँ लड़ाई होगी। तो इसका मुख्य कारण यही है, चरम गरीबी, फुल हाई लेवल की गरीबी, भूखमरी, भूखा होना, बेरोजगारी होना, आर्थिक असुरक्षा ना, पैसा ना होना, संसाधनों की प्रतिस्पर्धा होना, संसाधन है ही नहीं और उसको पाने के लिए फिर क्या होगी, लड़ाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट कारण क्या, मनोवैज्ञानिक कारण, ये भी है एक कारण। गुस्सा आना, कुछ लोगों का नेचर होता है कि चलो मान लो सब कुछ है उनके पास, सब कुछ दे दिया, लेकिन तब भी लड़ रहे हैं। ठीक है, मानसिक तनाव में है, अगर तनाव में बैठा हुआ कोई बंदा तो वो हिंसा कर सकता है। बचपन की चोट, संवेदनशीलता की कमी, कोई इंसान है ही इतना बदतमीज गंदा कि फालतू में लड़ाई कर रहे हैं, संवेदनशीलता की कमी, उनके पास कोई भी इमोशंस वगैरह नहीं है, व्यक्ति को हिंसात्मक व्यवहार की ओर ले जाता है। मानसिक चोट, बचपन में कोई बुरा व्यवहार हुआ, उसके दिमाग में वही बातें चल रही है ना, उस गुस्से में बैठे हुए, तो वो आप सब पे गुस्सा निकालते हुए चल रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। नियंत्रण से बाहर गुस्सा, हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है किसी को, तो वो बंदा हिंसात्मक होगा। वो अपने घर में हिंसा करेगा, अपने बच्चों को मारेगा, पीटेगा और रोडों पे लड़ाई करेगा। हद से ज़्यादा उसका गुस्सा जो है नियंत्रण में नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य की समस्या, कुछ लोग मानसिक रूप से बीमार भी होते हैं, पागल भी होते हैं, तो वो हिंसक होते हैं, वो आते हुए किसी को भी मार सकते हैं। वो सहानुभूति की कमी, किसी के अंदर यह कि पेशेंस ही नहीं है, सहानुभूति की कमी है, उसको कुछ महसूस नहीं हो रहा कि भाई सामने वाला बंदा अगर कुछ कह रहा हो तो उसकी बात सुन ली जाए, पेशेंस से सुन लो सामने वाले की बात, नहीं, लड़ने लग जाते। सहानुभूति की कमी कहाँ दिखती है, रोडों पे। अगर मान लो हल्का सी खरोच लग गई ना गाड़ी पे किसी की, बाहर निकल के मारते हैं रिक्शे वालों को, गरीब जो होते हैं ना उन्हें मारा जाता है। तो ये वही है कि गलत चीज़ है, मानसिक रूप से भी लोग बहुत परेशान हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारण, इसमें क्या हो रहा है, जातिवाद आ रहा है, धार्मिक कट्टरता आ रही है और पितृसत्तात्मकता आ रही है। सोच समाज में हिंसा हो रही है कि सांस्कृतिक अपने खुद की संस्कृति को लेकर इतना ज़्यादा पावर में जा रहे हैं, इतना ज़्यादा अपनी संस्कृति के बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने दूसरों की संस्कृति से नफरत कर रहे हैं। देखो, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारा धर्म अच्छी चीज़ है, अपने धर्म को मानो, उनकी पूजा करो, कोई बुराई नहीं, अपने धर्म को फॉलो करो, सब कुछ करो, लेकिन दूसरे धर्म वालों से नफरत क्यों कर रहे हो? ये कौन सी धार्मिकता हो गई? तो ये लास्ट लेवल जाता है कट्टरता के ऊपर कि अपने धर्म की ना पूजा करते करते दूसरों के धर्म से नफरत करने लग जाते हैं कि भाई ना हमारा ही सही है। पितृसत्तात्मकता भी क्या है, हिंसा का कारण बनती है। पितृसत्तात्मकता ये कहती है कि लड़कियों की कोई वैल्यू नहीं है, लड़कों की कोई आवाज़ नहीं है, उन्हें कुछ कहना नहीं आना, बोलना नहीं चाहिए, कोई लड़की आवाज़ उठाती है तो उसे कूट देते हैं, फिर तो ये हिंसा होती है। ठीक है, सोच समाज की गलत सोच हिंसा को बनाती है, सामान्य बना देती है, स्वीकार्य कर देती है। ये जो समाज की गलत सोच है ना, वो हिंसा को ना बोलती है कि ठीक है, नॉर्मलाइज कर देती है हिंसा को। न क्या है, जातिवादी भेदभाव और छुआछूत, इससे हिंसा पनपती है। धार्मिक उग्रवाद होता है, धर्म के नाम पे उग्रवाद होता है, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, पितृसत्तात्मकता हो रही है, लिंग की असमानता हो रही है। इन सभी कारणों के कारण सामाजिक हिंसा उत्पन्न होती है। समाज के अंदर जो हिंसा उत्पन्न हो रही है, एक समाज वालों की, एक जाति वालों की दूसरी जाति वालों से जो लड़ाई हो रही है, उन सबको बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे राजनीतिक कारण। अब इसमें क्या आ रहा है, दमनकारी शासन। अब शासन में देखो, राजा भी हो सकता है, लोकतांत्रिक सरकार भी हो सकती है, तख्ता पलट वाले जो पावरफुल वाले होते हैं, सेना ने तख्ता पलट कर दिया, वो वाले लोग भी हो सकते हैं।
ठीक है, या फिर एक पार्टी का जो सिस्टम होता है वो भी हो सकता है। कोई भी प्रकार की सरकार हो सकती है, वो दमनकारी नीति अपना रही है, अगर गलत कर रही है, भ्रष्टाचार उसमें फैल गया, भले नाम की लोकतंत्र पार्टी के कह रहे हैं कि हाँ लोकतंत्र है, लेकिन क्या भ्रष्टाचार फैल गया, न्याय की कमी हो गई, ठीक है, कुलीन तंत्र फैल गया, उस तरीके में क्या है अनुपलब्धता, न्याय की अनुपलब्धता नहीं है, न्याय का ना होना, अनुपलब्धता लोगों को असंतोष पैदा करती है, फिर हिंसा होगी, जनता लड़ाई के लिए उतरेगी, ठीक है, जो हिंसा का विरोध में बदल जाती है। जनता कब तक सहती रहेगी अपने खिलाफ इतनी सारी चीज़ें, जनता क्या करती है, फिर लड़ाई में उतर जाती है। राज्य का दमनकारी हो ना, अन्याय करना हिंसा के बढ़ाता है, धीरे धीरे देखो गुस्सा बढ़ता है, लोगों का अन्याय हो रहा है, थोड़ा सहते रहते हैं, एक टाइम ऐसा होता है कि जनता फिर परेशान होती है कि बस कितना अन्याय सहेंगे, अगर हमें मरना ही है तो हम फिर लड़ के मरेंगे, ऐसे कैसे मर जाए, है ना। राजनीतिक बहिष्कार हो जाता है, इसमें जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाती है, जैसे नेपाल वाला मुद्दा, नेपाल में बढ़ता जा रहा था भ्रष्टाचार, जनता सहती जा रही थी, एक टाइम ऐसा है कि जनता को आगे गुस्सा कि अब नहीं छोड़ेंगे, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, फिर क्या हुआ, उनके सारे नेताओं को भागना पड़ा, तो हिंसा हुई ना, लोग मरे, उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई है। कानून का शासन का ना होना, मोस्टली ये देखा गया कि जहाँ जहाँ कानून का शासन नहीं वहाँ हिंसा ज़्यादा है, क्योंकि राजा एक अकेला शासन कर रहा है, तो सिर्फ अपने लोगों को, अपने बंदों को वो क्या है, प्रमोट कर रहा है। इसी का पार्ट 3 क्या है बेटा, हमने हिंसा का कारण पढ़ लिया कि हिंसा क्यों होती है, हिंसा के प्रकार पढ़ लिए, हिंसा की डेफिनेशन पढ़ ली, अब क्या है कि हिंसा को रोकने के उपाय, अब उपाय की बात की जाएगी कि हिंसा हमने पढ़ ली क्या है, कैसे हो रही है, सब कुछ देख लिया, अब इसको रोका कैसे जाए, उपाय क्या है, इसको कैसे रोका जाए। तो इसमें क्या आ रहा है कि हिंसा को जड़ से ख़त्म करना संभव है, हम रोक सकते हैं हिंसा को, कि हिंसा का रूट कॉज जो है ना उसे पता कर लो कि भाई हिंसा उत्पन्न कहाँ से हो रही है, कहाँ से आ रही है। लेकिन इसके लिए एक बहुस्तरीय, द्विकालीय और समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति, समाज और राज्य तीनों के स्तर पर काम करती है। देखा जाए कि जो समस्या है, हिंसा आ रही है, वो व्यक्ति के लेवल पे आ रही है, समाज के लेवल पे आ रही है, राज्य के लेवल पे आ रही है, किस लेवल पे आ रही है। अलग अलग प्रकार की हिंसा होती है, दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है तो ये हो गई राज्यों की हिस्सा, एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ रहा है। सामाजिक क्या हो गई, एक समाज वाले दूसरे समाज वाले से लड़ रहा है। व्यक्ति में हो गए, दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं ना, अलग अलग लेवल हैं इसके। तो ये क्या व्यक्ति और सामुदायिक स्तर पर क्या हो सकता है, कैसे हम इनको रोक सकते हैं, इंसान लोग इंडिविजुअल के लेवल पे और पूरे ग्रुप के लेवल पे, ठीक है। पहले छोटे लेवल को पढ़ेंगे, इसमें क्या आ रहा है कि हम इस हिंसा को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं कि भाई शिक्षा पढ़े लिखे लोग होंगे कम लड़ेंगे, अनपढ़ होंगे, नहीं समझदार होंगे तो वो ज़्यादा लड़ेंगे, ठीक है। जागरूकता फैलाई जा सकती है, स्कूल और समुदायों में, स्कूल में, समुदाय वगैरह में नैतिकता को समझाया कि नहीं भाई लड़ना नहीं है, तुम्हारा धर्म है ठीक है बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के धर्म से नफरत नहीं करनी, समझाया जा सकता है। मूल्य मतलब वैल्यूज सिखाई जा सकती है, सहिष्णुता सिखाई जा सकती है, थोड़ा सा कामनेस है बंदे के अंदर, पेशेंस है। अगर कोई रोड पे 5 मिनट की आगे पीछे हो रही है गाड़ी वाड़ी तो कोई बात नहीं, इसमें लड़ने की क्या बात है, एकदम मारने को क्यों उतर जाते हैं लोग रोडों पे एक दूसरे को। कानून की अधिकारों की शिक्षा, कानून समझाया जाए कि देखो तुम्हें ऐसे नहीं करना, समझाया जाए लोगों को कि इतनी हिंसा नहीं करनी, इससे करने से ये हो जाएगा, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य की सहायता, मानसिक स्वास्थ्य, तनाव में है कोई, फालतू में हिंसा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो उसको संभाला जा सकता है, उसके तनाव को कम करके, उसके गुस्से को, उसका आघात को, जो भी उसे महसूस हो रहा है, उसका मेंटली जो भी दिक्कत है उसको ठीक करा जा सकता है काउंसलिंग के द्वारा। अगर हम उसकी काउंसलिंग कराएं, हम उसकी थेरेपी करा दें तो बंदा ठीक हो सकता है, फिर वो अच्छे से अपना जीवन आगे का बिता पाएगा। सामुदायिक आधारिक समाधान, समुदाय के आधारिक समाधान, पंचायतों द्वारा, मोहल्ला में समितियों द्वारा के अगर लड़ाई हो रही है, हिंसा हो रही है, उसको रोका जा सकता है। नागरिक मंचों द्वारा माध्यम से स्थानीय संघर्षों का समाधान किया जा सकता है। लोकल लेवल पे जो छोटी छोटी बॉडीज़ होती है ना, उनके द्वारा भी क्या है हम उसको कर सकते हैं। राज्य और संस्थागत लेवल पर, मतलब देश के लेवल पे, बड़े लेवल पे क्या होगा, सख्त और निष्पक्ष कानून बनाना। राज्य सरकारें क्या करेंगी, और हिंसा को रोकने के लिए बड़े बड़े पावरफुल सॉलिड कानून बना देगी, ठीक है। हिंसा करने वालों को तात्विक और कड़ी सज़ा देगी, मतलब बड़ी और कड़ी सज़ा दी जाए, चाहे वह कोई भी हो, पुलिस हो, राजनेता हो या कोई भी आम नागरिक हो। अगर हिंसा हो रही है तो सरकार क्या है, स्टैंड ले इस बात पे कि हिंसा नहीं होगी, आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, यू हैव टू बी। रोजगार का अवसर दिया जाए, युवाओं को काम अगर दिया जाएगा तो गरीबी कम होगी, हिंसा कम होगी, ठीक है। लोग पढ़े लिखे होंगे, पैसा होगा उनके पास, तो लड़ाई कम होगी, हिंसा कम होगी, जनता में जो असंतोष है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। युवाओं को काम मिलेगा तो वह गलत रास्ते पर नहीं भटकेंगे। आर्थिक असुरक्षा हिंसा को बनाती है, ठीक है। आर्थिक असुरक्षा, अगर जनता गरीब है तो ये हिंसा का एक प्रमुख ईंधन है, मतलब ये तो मान लो आग में घी का काम करता है गरीबी, ठीक है। पुलिस सुधार, पुलिस अच्छे से काम करे, पुलिस को जवाबदेही हो, हिरासत में मौत पर, प्रताड़ना पर कड़ी निगरानी हो, कि किसी भी प्रकार की पुलिस हिंसा ना करे जनता के साथ। पुलिस करती है ना जहाँ दिखा वहाँ पेट जाए, ये नहीं होना चाहिए।
मीडिया स्वतंत्र होनी चाहिए। देखो, मीडिया का स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है, हमारा चौथा स्तंभ है वो, है ना, हमारे इस लोकतांत्रिक सरकार का चौथा स्तंभ माना जाता है। तो स्वतंत्र पत्रकारिता राज्य हिंसा को उजागर करती है। अगर राज्य कुछ गलत कर रहा है, सरकार कुछ गलत कर रही है, कहीं भी कुछ भी हिंसा हो रही है तो उसके बारे में बताती है, सरकार को जवाबदेही के लिए सुनिश्चित करवाती है। जनता को पता तो चले सरकार सही कर रही है गलत कर रही है। अगर सरकार कुछ गलत करी तो मीडिया का काम है हमें बताए जनता को, जनता देखेगी समझेगी कि हाँ भाई इन्होंने आज सही नहीं किया काम, अगली बार उन्होंने वोट नहीं देगी, तो हिंसा रुकेगी ना। अगर मीडिया चुप हो जाती, मीडिया ही बिक जाती तो जनता को कुछ नहीं पता चल पाता। तो इससे क्या होता है, बहुत बड़ी दिक्कत आती है, आगे चल के हिंसा बड़े लेवल पे उजागर हो जाती है। ठीक है, रोका कैसे जा सकता है, शिक्षा के द्वारा। आप इसको कैसे रोक सकते हो, शिक्षा को बढ़ा के, जागरूकता को बढ़ा के। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य समर्थन में, मानसिक लिखा हुआ बेटा, मानसिक स्वास्थ्य समर्थन में, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है तो उसको ठीक करा जाए, कठोर कानून बनाकर। रूल्स का पक्का होना बहुत ज़रूरी है हिंसा को रोकने के लिए। आर्थिक सशक्तिकरण, लोगों को पैसा दे दिया जाए, रोजगार बढ़ा दिया जाए उनका, फिर लड़ाई कम हो जाएगी। और शिक्षा तो बहुत इंपॉर्टेंट है और जागरूकता भी इंपॉर्टेंट है इस वाले केस में, हिंसा के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हिंसा क्यों हो रही है। हिंसा का मेन कारण असंतोष है, जनता असंतोष में है, गरीब है, उनका शोषण हो रहा है। शोषण चाहे सरकार कर रही हो चाहे रिच लोग कर रहे हो, पर अगर जनता का शोषण हो रहा है तो वो हर हाल में हिंसा करेगी आने वाले समय पे। सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है, असमानता बढ़ रही है, शिक्षा नहीं है, जीरो शिक्षा चल रही है बिल्कुल, तो ये कैसा होगी, हिंसा हो जाएगी। प्रत्यक्ष हिंसा क्या होती है, डायरेक्ट वाली के शारीरिक हिंसा कर रहे हो आप, मार रहे हो, पीट रहे हो, शरीर पर दिख रहा है। प्रत्यक्ष हिंसा जो आंखों से दिखाई देती है, ठीक है, प्रत्यक्ष हिंसा। वेपन्स के द्वारा कर रहे हो तुम, व्यक्तिगत तौर पे कर रहे हो कि एक व्यक्ति दूसरे को मार रहा है, चाहे उसके पास हथियार वगैरह सब हो उस हिसाब से, तो ये क्या होगी, प्रत्यक्ष हिंसा। व्यक्तिगत हिंसा के अंदर आना है ये वाला, ठीक है। और राजनीतिक कारण से होती है कि सरकार कुछ गलत कर रही है तो जनता आंदोलन कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, इस वजह से क्या है, हिंसा क्या है, उत्पन्न हो रही है। चुनावी हिंसा भी कहा जा सकता है इसको। जनता क्या चाह रही है, हिंसा इसलिए करे, जनता की पॉलिटिकल चेंज चाहती है जनता, ठीक है, संस्कृति को लेकर लड़ रहे हैं, सारे टॉपिक मैंने अच्छे से समझा दिए। संरचनात्मक हिंसा क्या है, हीन भावना होना। अभी अब क्वेश्चन आया था ना संरचनात्मक हिंसा वाला, ये रहा, इसको मैं समझा रही हूँ, एक बार डीप में इसको लिख लीजिए। हीन भावना रखना दूसरे के धर्म के प्रति, शांति ना होना, समुदायों में आपस में लड़ाई होना, असमानता होना, भेदभाव होना, रंगभेद होना, घृणा करना एक दूसरे से, भाषा अलग अलग है तो लड़ाई करना, लिंग के बीच में असमानता होना कि हमारा एक लिंग जो है, लड़के जो हैं वो ऊपर है, लड़कियां बहुत नीचे, तो ये क्या, संरचनात्मक हिंसा जो जनता द्वारा बनाई गई है, ठीक है, जनता द्वारा बनाई जा रही है आपस में एक दूसरे को टारगेट करने के लिए। बाकी पूरा मैंने करा दिया, हिंसा की परिभाषा, हिंसा के प्रकार, रूट कॉज क्या है और उपाय क्या है उन्हें बचाने के लिए, सारा आपको लिखना है। मैक्सिमम आपको 2 से 2.5 पेज लिखना है, पूरा आपका अच्छा सा आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, यूएनडीपी का राइट्स टू डेवलपमेंट। अब क्या है कि विकास का ना अधिकार दे रहा है यूएनडीपी। अब इसमें क्या है, 1986 के अंदर ये संयुक्त राष्ट्र ने उद्घोषणा की है, ठीक है, घोषणा कर दी गई है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 14 दिसंबर 1986 में अपनाई गई डिक्लेरेशन ऑन द राइट टू डेवलपमेंट, इन्होंने एक विकास के लिए एक डिक्लेरेशन करी है कि ये ऐतिहासिक दस्तावेज है, ये एक ऐतिहासिक रिपोर्ट है जिसमें विकास को केवल आर्थिक संकेत नहीं बल्कि मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया। कि विकास सिर्फ ये नहीं है कि पैसा कमा रहे हो आप, बल्कि मानव अधिकार, जनता के पास उसके अधिकार, वो अच्छा जीवन व्यापन कर सके, ये बात की गई है इसके अंदर। अब इसके 4 पॉइंट है, ध्यान से देखिए, इसको लिखिए। मूल सिद्धांत क्या कह रहा है इसका, कि यह घोषणा स्थापित करती है कि विकास प्रत्येक व्यक्ति और सभी लोगों का एक अभिजात इनेबल अधिकार है। मतलब ये एक ऐसा अधिकार है जो हर व्यक्ति को मिलना ही चाहिए हर हाल में। कोई भी व्यक्ति यह राष्ट्रीय विकास के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। कोई भी देश हो, कोई भी व्यक्ति हो, विकास से परिचित नहीं रहना चाहिए कि वो बिल्कुल उसको मिल ही नहीं रहा। राज्य की जिम्मेदारियां बताता है ये, राष्ट्र को प्राथमिक कर्तव्य, जो एक देश है उसका मेन गोल क्या है कि उसके नागरिकों के लिए ऐसे वातावरण का सृजन किया जाए जहां विकास संभव हो, ऐसी परिस्थितियां बनाया जाए, ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए कि जहां जनता का विकास हो, ठीक है। इसमें शिक्षा आएगी, सबसे पहली चीज़, सबसे मेन चीज़ जो हमारे देश में ख़राब चल रही है, शिक्षा, फिर उसके बाद स्वास्थ्य, फिर स्वतंत्रता, फिर समानता शामिल है। ये सब चीज़ें आएंगी तभी एक व्यक्ति का विकास हो सकता है। ये यूएन की जो रिपोर्ट है उसकी बात चल रही है
किस प्रकार का विकास, कि कैसा विकास होना चाहिए। तो ये नहीं सिर्फ पैसों से विकास हो, और भी चीज़ें हैं। यह केवल जीडीपी बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ पैसों पे फोकस नहीं कर रहा है कि पैसे की बात कर रहा है, विकास मतलब पैसा नहीं। यह घोषणा के तहत हर व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, इन चारों प्रकार के विकास में भाग लेने का, लाभ उठाने का पूरा हक है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चारों प्रकार के जो अधिकार जनता को मिलेंगे, तब वो कहलाएगा उसका विकास हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना विकास नहीं होता, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विकसित देशों को शासन विकासशील देशों की सहायता करनी चाहिए। जो बहुत अमीर वाले हैं, तो जो बिल्कुल लोअर लेवल पे और जो मिड लेवल पे वाले विकासशील, और जो बिल्कुल ही ख़राब स्थिति वाले हैं, उनको क्या है, अमीर लोग क्या कर सकते हैं, अमीर देश लोन दे सकते हैं। लोन जो दे दिए उसमें राहत दी जा सकती है, व्यापार में सुविधा दी जा सकती है, टेक्नोलॉजी दी जा सकती है, प्रौद्योगिकी दी जा सकती है। उसके माध्यम से वो उनकी हेल्प कर सकते हैं, अमीर जो विकसित देश है। क्योंकि देखो, विकसित जो देश है वो कौन है विकसित देश? जिन्होंने हम पे एक टाइम पे राज किया था, जिन्होंने कॉलोनी बनाया था हमें अपनी, और हमारा सारा पैसा लूट के ले गए थे। अब उनका बनता भी है कि भाई हमारी मदद करें, बाकी वो करेंगे नहीं। अब इसकी मेन बातें पढ़नी है, राइट टू डेवलपमेंट वाली, कि विकास के अधिकार की प्रमुख आयाम क्या है। इसके चार स्तंभ है। भाग लेना, पार्टिसिपेशन हो हर चीज़ के अंदर, ठीक है। ये मेन चीज़ है, इसको पढ़ो, इसको जूम कर लेते हैं। पहली चीज़ क्या आ रही है, हर व्यक्ति को विकास नीतियों में सक्रिय रूप से भाग लेने का मौका दिया जाए। ये कैसे होगा? जैसे लोकतंत्र है, हम अपने बंदे को वोट दे के भेजेंगे, हमारा जो प्रतिनिधि है वो हमारी आवाज़ उठाएगा। ये है पार्टिसिपेशन, ठीक है। चुनाव में खड़े होने का अधिकार प्लस चुनाव में वोट डालने का अधिकार। योगदान का अधिकार, सभी राष्ट्रों को विकास में अपना योगदान देने का अवसर होना चाहिए। हर देश विकास के काम के लिए अपना योगदान करे। लाभ उठाना, एंजॉयमेंट, विकास के फल को सभी नागरिकों तक समान रूप से पहुंचाया जा सके। ऐसा ना हो कि सिर्फ विकास का जो फ़ायदा वो अमीरों को ही हो रहा, गरीबों तक नहीं पहुंच रहा। ये नहीं होना चाहिए। इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, राज्यों को अपने नागरिकों के सामने विकास के परिणामों के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा। विकास का जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड नागरिकों की जो भी समस्या है, सामने विकास के परिणामों के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा। जवाबदेही है किसकी? सरकार की। जनता का अगर विकास हो रहा है तो सरकार अकाउंटेबल है, नहीं हो रहा तो भी अकाउंटेबल है। सरकार के ऊपर है इसका पूरा बेड़ा कि सरकार इसको उठाए। हर हाल में नागरिक का विकास होना चाहिए। ऑब्वियसली हम पैसे दे किस ले रहे हैं, हम इतना टैक्स क्यों भर रहे हैं, हम जीएसटी भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, किस चीज़ के लिए भर रहे हैं? सरकार को दे रहे हैं ना पैसा, कि ताकि देश अच्छे से चले, देश की जनता का विकास हो। और अगर नहीं विकास हो रहा तो फिर जवाबदेही है ही नहीं। यह घोषणा क्यों महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये 1986 से पहले विकास का मुख्य आर्थिक वृद्धि जीडीपी के रूप में देखा जाता था। 1986 से पहले ना विकास माना जाता था पैसा कमाना। भले इंसान खुश ना हो, उसकी स्वास्थ्य अच्छा ना हो, उसका कोई पार्टिसिपेशन ना हो किसी चीज़ में, बस ये कि अगर उसने पैसा कमा रखा, वो अमीर है, तो उसको क्या माना जाएगा कि वो ना बहुत अच्छा है, बहुत मतलब उसका विकास हो रहा है। बट ये नहीं है, विकास की मुख्य बात जीडीपी नहीं है। इस घोषणा में उस दृष्टिकोण को चुनौती दी गई और कहा गया कि असली विकास तब होगा जब हर व्यक्ति का जीवन स्तर, बेटा जीवन जो जैसा वो जीवन जी रहा है उसका अपलिफ्टमेंट, वो अच्छा जीवन जी सके, वो स्वतंत्र हो और उसका गरिमा से अपना जीवन सुधार सके, अच्छा जीवन जी सके। बात सिर्फ पैसे पे नहीं आ रही है, सम्मान की बात भी आ रही है, ठीक है। उसका जीवन कैसा है, क्वालिटी लाइफ वो जी भी रहा है कि नहीं जी रहा। वैसे यह नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को आर्थिक और सामाजिक अधिकारों से जोड़ता है। ये बेटा लिख लो इसे, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है ये मेन बात काम, कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को आर्थिक और सामाजिक अधिकारों से जोड़ता है, प्लस कर रहा है। यह मानते हैं कि गरीब स्वयं को मानवाधिकार का उल्लंघन है। गरीबी स्वयं एक मानवाधिकार का उल्लंघन है। देखो बेटा, मानवाधिकार ये कह रहा है कि जीवन, व्यक्ति के पास जीवन जीने का अच्छे से अधिकार है, प्लस गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन बंदा गरीब है, उसको कहाँ क्या गरिमा होगी उसकी? तो अगर गरीबी है ना, तो मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। यह लिंग समानता को विकसित का अभिन्न अंग है। अगर आप चाह रहे हो कि जेंडर इक्वालिटी हाई, तो मानव अधिकार और मानव विकास आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहीं तक था, पूरा समझा दिया मैंने। इसमें सिर्फ आपको राइट्स की बात करनी है, ठीक है। राइट टू डेवलपमेंट, अधिकार दे रहे हैं विकास का। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही है, इसके मूल स्ट्रक्चर्स क्या आ रहे हैं, इनकी हेडिंग लिख लो, कब की है, इसकी डेट लिख दो, इसके चारों स्तंभों को लिख लो, और ये क्यों ज़रूरी है ये लिख लो। बस इसमें इससे ज़्यादा नहीं है। या तो ये शॉर्ट नोट में आएगा, और अगर लॉन्ग में भी आता तो आपको इतना पॉइंट लिखना है। 4 ये हो गए, 8 तो यही होगा। आपको अच्छे से लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिख दो, पूरे आपके 2 पेज कवर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है।
बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। कोई चीज़ ना समझ आ रही तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।